ठीक है। ये कोई ट्रायंगल दिया गया है, भुजाएं ए बी सी हैं। ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी है और सी के सामने की भुजा सी है। ये इसकी कोई माध्यिका है ए डी, इसको मैं मीडियन वन बोल देता हूं। तो एम बराबर हो जाएगा 2b² + 2c² -a² का रूट हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे आएगा, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अगर मूल अपोन्यूलिस्ट फॉर्म को देखें तो ab² + ac² ट्वाइस ऑफ ad²। अब यहां चाहे bd² कर दो चाहे cd² कर दो, bd और cd बराबर होते हैं, इसलिए आप इसको bd² भी कह सकते हो, cd² भी कह सकते हो। मूल अपोन्यूलिस्ट थ्योरम होती है ये। इसके बाद में हमने कल एक चीज और देखी थी लास्ट में, माध्यिका और भुजाओं का आपस में रिलेशन देखा था। माध्यिकाओं का योग है भुजाओं के योग से कम होता है हमेशा, या भुजाओं का योग है वो माध्यिकाओं के योग से ज्यादा होता है हमेशा। तीन बातें मैंने एक साथ बताई थी आपको। ये कोई ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है, भुजा ए है, भुजा बी है, भुजा सी है, माध्यिका M1 है, माध्यिका M2 है, माध्यिका M3 है। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये थी कि a + b + c है, ये बड़ा होगा M1 + M2 + M3 से। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, अगर सिंपल पूछे तो भुजाओं का योग ज्यादा होगा माध्यिकाओं के योग से। ठीक है। दूसरी बात, भुजाओं के योग को 3 से गुणा कर दें तो, और माध्यिकाओं को 4 से गुणा कर दें तो 4 ऑफ M1 + M2 + M3 ये बड़ा होगा किससे? ट्रिपल ऑफ A + B + C। ये बात हमने सीखी थी दूसरी। और तीसरी बात यह है 4 M1² + M2² + M3² बराबर हो जाएगा 3a² + b² + c²। ये बात सीखी थी हमने तीसरी कल। ये तीन बातें हमने कल सीखी थी। लास्ट बोलो, क्लियर है? अगर किसी ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती, दो माध्यिकाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती, ठीक है ना। ये एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, एग्जाम में इस पे पूछा गया है, ध्यान रखना। ऐसे कोई ट्रायंगल है, एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, ये एंगल 90 डिग्री का है। एबीसी ट्रायंगल है, भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी, मिड पॉइंट सेंट्रोइड जी। ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, माध्यिकाएं समकोण पर काट रही है।
रिलेशन बैठाएं। यहां से देखो पहला रिलेशन यही आएगा, बीजी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ये समकोण बनाने वाली दो भुजाएं हो जाएंगी, तो बीजी स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर आ जाएगा। ये इनके बीच में एक रिलेशन बनेगा। ठीक, यहां ये इधर भी तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये आ जाएगा, इस पॉइंट को मैं ई कह देता हूं, इस पॉइंट को एफ कह देता हूं। देखिए बीजी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर, बीजी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर बराबर बी एफ स्क्वायर हो जाएगा। ये समकोण बन रहा है, तो ये भी समकोण त्रिभुज है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, बी एफ स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और यहां से आ जाएगा, हम देखें तो सी जी स्क्वायर प्लस, इधर भी 90 डिग्री का, ये चारों कोण 90 डिग्री के बनेंगे। सी जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, सी जी स्क्वायर प्लस जी ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी ई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो बीजी है ये तो हो जाएगा 2/3 ऑफ बीई, और जो जीई है ये हो जाएगा 1/3 ऑफ बीई। ऐसे जो सीजी है इसको लिखा जा सकता है 2/3 ऑफ सी एफ, और जो जीई है, सॉरी जी एफ है, जी एफ है इसको लिख सकता हूं 1/3 ऑफ सी एफ। तो मैं ये जो बीजी स्क्वायर है इसकी जगह 2/3 ऑफ बी स्क्वायर करूंगा, तो ये आ जाएगा 4/9 बीई स्क्वायर, 4/9 बीई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 सी एफ स्क्वायर, 1/9 सी एफ स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है एकदम? यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा सी जी स्क्वायर, सी जी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2/3 सी एफ स्क्वायर। अच्छा, इसके बराबर भी लिख देता हूं, इसके बराबर। ये जो बी एफ है ये ए बी का आधा है, बी एफ है वो ए बी बट्टे 2 है, तो बी एफ की जगह मैं ए बी बट्टे 2 का स्क्वायर करूंगा तो ए बी स्क्वायर बट्टे 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इस दूसरी इक्वेशन को लेऊंगा, तो जो सी जी है वो 2/3 बी स्क्वायर है, बी है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4/9 बी स्क्वायर आ जाएगा, 4/9 बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो यहां पर जी स्क्वायर है, ये जी स्क्वायर है, ये 1/3 बी है, मैंने क्या किया, सी जी स्क्वायर, हाँ सी जी स्क्वायर, सी जी स्क्वायर है तो ये 4/9 सी एफ स्क्वायर आ जाएगा, 4/9 सी एफ स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो जीई है 1/3 बी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 ये हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये बराबर है सी स्क्वायर के, तो सी है वो ए सी का आधा है, तो सी को ए सी बट्टे 2 लिख सकता हूं, और ए सी बट्टे 2 का स्क्वायर करूंगा तो ए सी स्क्वायर बट्टे 4 आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, 4। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देते हैं। दूसरी और तीसरी इक्वेशन को जोड़ देंगे, 4/9 बी स्क्वायर और 1/9 बी स्क्वायर 5/9 बी स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 5/9 बी स्क्वायर हो जाएगा। 4/9 CF² और 1/9 CF², 5/9 CF² हो जाएगा। 5/9 CF² हो जाएगा बराबर। इनको जोड़ेंगे तो AB² और AC²/4, तो यह आ जाएगा 1/4, 1/4 कह सकते, 1/4 AB² प्लस AC²। 1/4 को मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से भी 5/9 को मैं कॉमन ले लूंगा, 5/9 को मैं कॉमन ले लूंगा, ये आ जाएगा। अब देखो, ये यहां पर हमने लिया था BG² प्लस CG² बराबर BC² था। तो ये जो पूरा B है, ये जो B है, BG को लिख सकते हैं 2/3, कहां लिखा था 4/9 B² प्लस, BG को लिख सकते हैं BG² प्लस CG², BG² प्लस CG²। BG को लिख सकता हूं 2/3 B², इसको लिख सकते हैं 2/3 B² करेंगे तो 4/9 B² हो जाएगा। देखो BG है वो 2/3 B है, तो इसकी जगह लिख सकता हूं 4/9 B², ठीक है ना? सॉरी, ये जो B है ये 3/2 BG हो जाएगा। ये जो BE है इसकी जगह 3/2 BG कर देंगे, तो ये 5/9 तो ऐसे ही है, और ये जो BE है इसकी जगह आ जाएगा 3/2 BG, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 BG² हो जाएगा। प्लस ये जो CF² है, CF है, ये CF है पूरा, ये 3/2 क्या हो जाएगा CG, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 CG² हो जाएगा। 4/9 CG² हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा इसके 1/4 AB² प्लस AC² के। अब ये 9/4 बाहर आ जाएगा, तो 5/9 गुणा 9/4 BG² प्लस हो जाएगा CG² बराबर हो जाएगा 1/4 AB² प्लस AC²। इस 9 से 9 कट जाएगा, इधर वाले 4 से इधर वाला सामने वाला 4/4 कट जाएगा, और BG² प्लस CG² शुरू में BC² बोल दिया था, BG² प्लस CG² है, इसको शुरू में हमने BC² बोल दिया था। तो आप ये कह सकते हैं कि 5BC² बराबर AB² प्लस AC² हो जाएगा। 5BC² बराबर AB² प्लस AC² हो जाएगा। याद रखना है, जिन दो भुजाओं पर माध्यिकाएं हैं वो समकोण बना रही हैं, तो उन भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वो तीसरी भुजा के वर्ग के 5 गुना के बराबर होता है। एक तो BE और एक CF यहां राइट एंगल बना रहे हैं, समकोण बना रहे हैं, तो माध्यिका कौन कौन सी भुजाओं की माध्यिकाएं बना रही हैं समकोण? एक तो AB भुजा की माध्यिका और एक AC भुजा की माध्यिका। तो इन भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है, तीसरी भुजा बच गई कौन सी? BC। BC की माध्यिका यहां दिखाई नहीं गई है, BC की माध्यिका को दिखाया नहीं गया है, तो ये जो BC की माध्यिका होगी, ये जो BC की माध्यिका होगी वो क्या हो जाएगा, इसका अगर आपको मान ज्ञात करना है तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ के उसका 5 का भाग देके इसका रूट करना है, 5 का भाग देके उसका रूट करना होगा। ये समझने के लिए था। आगे मैं एक फिर डायग्राम बना देता हूं जिसके आधार पर आपको कंक्लूड करना है। ये एक ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है, एक मीडियन ये है,
दूसरी मीडियन ये हो जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको बी कह रहे हैं, इसको सी एफ कह रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 टाइम ऑफ बी सी स्क्वायर, या हमें बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बट्टे 5 का रूट हो जाएगा। एग्जाम में सवाल आ चुका है, इस भुजा की लंबाई 19 है, इस भुजा की कितनी कितनी, पिछले बैच में भी करवाया था, रटते नहीं हो, 22 है, इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, 13 होगी। एग्जाम में आया हुआ सवाल। क्या हो जाएगा, बीसी की लंबाई ज्ञात करनी है, 19 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर बट्टे 5 करके रूट कर देना, 361 प्लस 484 बट्टे 5, इसका करना है रूट, ये 169 आएगा, और उसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। जोड़ो देखिए इनको कितना आता है, जोड़ो, 5 का भाग दो, 169 बार ही जाएगा, 13 आएगा। देखो देखिए क्या आ रहा है, फटाफट करो। कर लिया, मुझे तो याद थी कैलकुलेशन इसलिए लिख दी। याद रखेंगे। इसके साथ में एक मजेदार चीज और शामिल कर देता, कर दूं कर दूं, ये अभी एग्जाम में आई नहीं है, ये आपके वाली एग्जाम में पता नहीं आ जाए, आ जाए, यहां से यहां मिला दिया, यहां से यहां मिला दिया, और सबसे बड़ी बात ये अभी पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आई मेरे, ए माध्यिका बी है, ये माध्यिका सी एफ है, तीसरी माध्यिका भी बना देते हैं जो कि इधर से ही आएगी, और ये आएगी पॉइंट डी पर। सारी दुनिया को भूलकर बीसीजी को याद करो। कर लिया, बीसीजी एक समकोण त्रिभुज है, बीसीजी का समकोणीय शीर्ष जी है, उससे बीसी कर्ण पर डाली गई माध्यिका जीडी है, और समकोण त्रिभुज में उसके समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर डाली गई माध्यिका उसके कर्ण का आधा होती है। तो ये जो जीडी है इसकी लंबाई बीसी का आधा हो जाएगी, और जीडी का डबल होता है एजी, एजी की लंबाई बीसी के बराबर हो जाएगी। ये पिछले बैच में नहीं बताया था, हालांकि आप कर सकते हो क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान है तो आप अप्लाई कर दोगे, लेकिन एक बार ऐसे किया हुआ है तो तुरंत दिमाग में क्लिक करता है ना। देखी हुई जगह है और दोबारा जाते हैं तुरंत याद आ जाता है, अरे यहाँ यहाँ पान की दुकान थी, यहाँ से मैंने सिगरेट ली थी, आगे ठेका है, याद आ जाता है। ये चीजें ज्यादा याद रहती हैं, दूध की डेयरी कम लोगों को याद रहती है कहां पर है, चाय की थड़ी है वो याद रह जाती है, पान की दुकान से सिगरेट ली थी वो याद रह जाता है, ठेका कहां पर है उस एरिया में वो सबको पता होता है। जो पीते हैं उनको तो ऐसे ध्यान है कि कहां पर है, और जो नहीं पीते हैं उनको ऐसे ध्यान है इधर से थोड़ा सा बच के निकलना है। क्लियर है क्या, क्लियर है।
और अच्छी अच्छी बात करते हैं आपके साथ। ये एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है। एक माध्यिका है एडी, एक माध्यिका है बीई, एक माध्यिका है सीएफ और केंद्र है जी। ए के सामने की भुजा को ए, बी के सामने की भुजा को बी और सी के सामने की भुजा को सी कहती है। इस त्रिभुज की जो साइड्स हैं, भुजाएं हैं, उसको मैंने कहा ए, बी और सी। इस त्रिभुज की साइड्स हैं, इनका नाम है ए, बी और सी। मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं दूसरा, इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूं। ए की एक माध्यिका है, इस माध्यिका को ए कह रहा हूं। ये दूसरी माध्यिका है, इस माध्यिका की लंबाई बी है। और ये तीसरी माध्यिका है, इस माध्यिका की लंबाई सी है। यहां इस ट्राइंगल की भुजाओं की लंबाई एबीसी थी, इस त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई एबीसी थी। अगर कोई मेरे से पूछे कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये ट्राइंगल नंबर 1 है और ये ट्राइंगल नंबर 2 है, मेरे से पूछे कि ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया क्या होगा, तो मैं कहूंगा डेल्टा बराबर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर कोई मेरे से पूछे कि ट्राइंगल नंबर 2 का एरिया क्या हो जाएगा, तब मैं कहूंगा कि रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका 4/3 से एक्स्ट्रा गुणा कर देना। 4/3 से एक्स्ट्रा गुणा कर देना इसको। ये काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर मैं इसका मान x मान लूं, तो क्या ये 4/3 गुणा x नहीं हो जाएगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि एबीसी भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल x वर्ग इकाई है, तो एबीसी माध्यिकाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4/3 x वर्ग इकाई होगा। चार बट्टे तीन एक्स वर्ग इकाई होगा। अब मैटर नहीं करता है कि आप क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते, किसी भी तरीके से ज्ञात कर लीजिए। अगर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, तो माध्यिकाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू आए उसका 4/3 करना है। जो भी वैल्यू आए उसका 4/3 करना है। एग्जाम में आया हुआ एक सवाल लेते हैं, 2012 में आया था, एसएससी ने पूछा था। बताता हूं सवाल क्या था। देखिए, एक ट्राइंगल की भुजाएं हैं 9, 12 और 15, सॉरी माध्यिकाएं हैं। एक ट्राइंगल की माध्यिकाएं हैं 9, 12 और 15। एक ट्राइंगल है, उसकी माध्यिकाएं हैं 9, 12 और 15। ये किसी ट्राइंगल की माध्यिकाएं या मीडियन दे रखी।
ठीक है, ये पूछ लिया था कि इसका एरिया क्या होगा। ट्रायंगल की माध्यिकाएं 9, 12 और 15 थी, और हमसे पूछ लिया था कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। देखो, आराम करो, थोड़ा सा शुरू मत हुआ करो। पहले ये सोचो कि 9, 12 और 15 भुजा होती तो क्या करते। तो दिमाग में पहले तो ये आना चाहिए कि क्या ये समकोण त्रिभुज जैसा तो नहीं लग रहा है। 3 का तिगुना, 4 का तिगुना, 5 का तिगुना, तो इनकी भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 आ रहा है। अगर भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तो ये समकोण त्रिभुज है डेफिनेटली। यानी 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर है, इनको जोड़ेंगे तो 15 के स्क्वायर 225 के बराबर होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हेरोज फॉर्मूला यूज मत करो, आप लंब और आधार से कर सकते हो। इसका एरिया आ जाएगा 1/2 गुणा 9 गुणा 12 आ जाएगा। ये एरिया कब आएगा, जब मैं इनको बुझाएं मानता हूं तब। लेकिन अगर ये माध्यिकाएं हैं तो सब कुछ रिजल्ट है उसको 4/3 से गुणा करना और कुछ नहीं करना। 6 का दुगुना 12 होता है, और ये 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 72 वर्ग सेंटीमीटर। अदरवाइज ये भुजाएं होती तो 54 होता, लेकिन माध्यिकाएं होने से उसका 4/3 भी कर दिया जाता है, और 4/3 करेंगे तो ये 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है आगे के लिए। ड्रीम प्रोजेक्ट है वो डे बोर्डिंग सिस्टम। मैं उसको अप्लाई करूंगा, अब करूं, 15-20 दिन बाद में करूं, महीने भर बाद में करूं, 2 महीने बाद में करूं, मैं उसको डेफिनेटली करूंगा। जिस दिन मुझे ऐसे लग गया कि मेरे पास में 5 लड़के भी हो गए हैं, उसी दिन चालू कर दूंगा। 5 जने भी तैयार हो गए, उसी दिन चालू कर दूंगा। 1 साल लगातार घमासान। और अगर पहले साल में मैंने 10-15 को भी तैयार कर दिया तो वो काफी है फिर चारों तरफ आग लगाने के लिए। पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं। डे बोर्डिंग सिस्टम यह है कि मैं आपकी पूरे दिन के लिए भर्ती करूंगा, यहां पर पूरे दिन के लिए भर्ती करूंगा। सुबह 7 बजे से लड़कों को रात को 9 बजे तक, लड़कियों को 8 बजे तक। फिर इस पीरियड में फर्क नहीं पड़ेगा आपके घर पे क्या काम है, आपके क्या मजबूरियां हैं, आपके क्या काम। एक बार उसमें घुस गए, 1 साल तक बाहर नहीं निकलने दूंगा। रात को घर जाके सो सकते हो, 9 बजे के बाद में अपना फोन यूज कर सकते हो। 7 से 9 तक आपका फोन यहां जब्त रहेगा, और यहीं बैठ के आपको पढ़ाया जाएगा। बीच में फोन दिया जाएगा, और वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाएगा जब आपको ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आपको देना होगा उस टाइम। और उसका भी एक फिक्स टाइम होगा, 4 से 5 बजे या 5 से 6 बजे सबको ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो सब एक साथ दो। 8 टेस्ट नंबर 3 देंगे, 8 टेस्ट नंबर 5 देंगे, और 1 बाय 1 सारे पोर्टल्स के टेस्ट। इसको मैं लागू तो करूंगा। अब जितने जल्दी मेरे पास में कैंडिडेट्स हो गए, उतने जल्दी उसको अप्लाई कर दूंगा। 2-3 लगाऊंगा आपके साथ में यमदूत, जो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो कुछ क्लास में डिस्कस हुआ है वो आपके एकदम टकाटक पूरा क्लियर है या नहीं है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो 9 बजे भी छुट्टी नहीं होगी, वो क्लियर करके ही छुट्टी होगी। बोले पहले क्लियर कर लिया तो भी 9 बजे तक तो रहना ही पड़ेगा।
तो भी उस टाइम तक तो रहना ही पड़ेगा। आज का काम एकदम क्लियर है। ये है सर, कुछ भी इसमें से पूछ लीजिए, कोई भी पूछ लीजिए। डेली वोकेब दी जाएगी, ये वोकेब तैयार करनी है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो तैयार करने हैं। 1 बाय 1 पूरे पुराने सालों के 10-15 सालों के सारे पेपर सोल्व करने होंगे। इस पीरियड में आपके किसी दोस्त की शादी भी आती है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी। आपके घर वालों की तरफ से रजामंदी होनी चाहिए, तो ही आप जा सकते हो। आप अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। संडे रहेगा आपके लिए फ्री। संडे को जाके बाहर चाहे जो भसड़ मचाओ, चाहे जो कुछ करो, चाहे जैसी रबद मचाओ बाहर जाके। 6 दिन की कसर 7वें दिन जम के निकालो। जो कुछ कर करा के मंडे को वापस आ जाओ। भाई आपको 6 दिन ले रहे हैं, 7वें दिन फ्री कर रहे हैं, मार लो उस दिन जो तीर मारने हैं। उस दिन जम के फोन चला लो, खूब बातें कर लो, घूम लो किसी के साथ, और कुछ कर लो, कुछ भी करो। अगर मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर एक लड़के को या एक इंसान को सुबह 7 से 9 तक की, ऐसे नहीं कि बीच में फिर ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे बीच में जाके बाहर जाके भी आ सकता है, टॉयलेट वगैरह भी जाएगा वो, ऐसे नहीं कि वो ऐसे ही बैठा रहेगा। ठीक है, लेकिन उसमें यह है कि टॉयलेट गया था तो टॉयलेट जाने के 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट होते हैं, तो 5 मिनट बाद में वापस आ जाएगा। और बिना फोन जाएगा, क्या करके कर लेगा? कुछ नहीं, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। आपने जो अपने चारों तरफ जो बोझ लटका रखा है उसको हल्का कर देंगे एकदम, कोई काम नहीं रहेगा। आप अपना फोन चला सकते हो, और वो भी 9 बजे के बाद। कितना ही चलाओ, सुबह तक 7 बजे तक, कोई पाबंदी नहीं है, खूब चलाओ। आपका दिन का सोना बंद। दिन का आपका खुद का जो दोपहर में खाना बना के खाते हो वो भी बंद, घर जाके खाते हो वो भी बंद। आप अपनी व्यवस्था कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ टिफिन मंगा ले कोई भी, या सुबह 7 बजे लेके आ जाए। हैं? क्या चीज खाना इधर से मिलेगा? हो जाएगा, तो उसका तो अलग बिल बन जाएगा। हाँ, व्यवस्था मैं करवा दूंगा। अपन टिफिन सेंटर वालों को बुला लेंगे, 2-3 को, सबको जो बढ़िया खाना देगा उससे ले लेंगे। खराब आएगा उस दिन से बंद कर देंगे, दूसरे को यूज कर लेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? बढ़िया खाना देगा, मैं क्यों सुबह घर वालों को परेशान करूंगा? मैं भी उस टिफिन में से ही आपके साथ में अपने लिए एक टिफिन में ही मंगवाने लग जाऊंगा। नहीं, कुछ भी नहीं करवाया, अगर एक आदमी को 1 साल तक लगातार ये सिटिंग और ये डिसिप्लिन भी अगर दे दिया ना, तो वो 1 साल में तैयार हो जाएगा पूरा, वो एग्जाम निकाल देगा। दिक्कत ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते या एबिलिटी नहीं है, हो नहीं रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बाहर से नहीं आती हैं, हमने अनजाने में ही अपने चारों तरफ हो गई है। दोपहर को खाना बनाना, उसमें 2-3 घंटे लग गए, उसके बाद में रेस्ट करना, उसमें घंटा 2 घंटा निकल गया, फिर शाम की चाय पीना उसमें निकल गया। आप चाय पीने जाएंगे तो उसमें भी टाइम होगा, शाम को जो भी टाइम होगा, जैसे 4 बजे 5 बजे, 5 बजे चाय पीने जाना है, 15 मिनट का टाइम है, जाओ पियाओ। 15 मिनट बाहर चाय पी के, सुटा वुटा फूक के वापस आ। हाँ भाई, गलत सही की मैं बात ही नहीं करता, आप करते हो नहीं करते, करो, मुझे क्या दिक्कत है?
मैं यहाँ कोई आपको नैतिकता सिखाने वाले वो चीजों में नहीं जा रहा हूँ। पढ़ के सिलेक्शन करवाना है, बाकी आप जानो और आपकी लाइफ है, चाहे जैसे जियो उसको। मैं कोई बाकी कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। पढ़ के आपको एग्जाम निकालना है बस, इससे ज्यादा मेरे पास में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रहेगा। बोल पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए कर लो, मत नहीं करनी चाहिए। आपको अच्छे लगते हैं अपने पेरेंट्स तो कर लो सेवा, अच्छे नहीं लगते हैं तो रहने दो। आपके बच्चे देखेंगे वैसे ही आपको मिल जाएगा। नहीं, अगर आपके पापा ने आपके दादाजी की करी है तो आप भी कर देना, नहीं करी है तो रहने देना, वैसे ही फिर आपके बच्चे कर देंगे। सही है या गलत? चले आगे। देखो ये एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है। ये मिड पॉइंट डी है, ये मिड पॉइंट ई है, और ये मिड पॉइंट एफ है। ऐसे ही है। ये इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, ये इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, और ये इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। मिड पॉइंट है 90 डिग्री का एंगल है, मिड पॉइंट है 90 डिग्री का एंगल है, मिड पॉइंट है 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर? आगे मैं एक चीज डिटेल से बताऊंगा आपको, सिमिलरिटी के बाद में बताऊंगा। ऐसे अगर मान लो कोई पी क्यू सरल रेखा बन रही है, तो एपी और पीबी का जो रेशो है वही रेशो ए क्यू और क्यू सी का आता है। एपी और जो पीबी का रेशो है वही रेशो ए क्यू और क्यू सी का होता है। मान लो ये 3 है, ये मान लो 6, इसको 8 कहूं, इसको 6 कह दूं, तो इसमें 4 3 का रेशो हो गया। तो ये 6 है तो इसको मैं 4.5 कह सकता हूं। 8 6 में 4 3 का रेशो है तो 6 और 4.5 में भी 4 3 का रेशो हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एपी और पीबी का वही रेशो है जो ए क्यू और क्यू सी का रेशो है। अगर ऐसा होता है, ये सिंपल कंडीशंस आपकी सिमिलरिटी में बनती है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपातों में विभक्त करती है तो वह भुजा तीसरी वह सरल रेखा तीसरी भुजा के समान पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो ये जो पी क्यू है ये पैरेलल हो जाएगा बीसी के। अभी इतना ही ध्यान रखना है, पैरेलल हो जाएगा। पी क्यू है ये बीसी के पैरेलल होगा। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि बीसी के कोई पैरेलल रेखा ए बी और ए सी को अगर डिवाइड कर रही है, ए बी और ए सी को मिला रही है, तो ए बी को जिस पॉइंट पर वो डिवाइड कर देती है उन दोनों सेगमेंट्स का जो रेशो आता है वही ए सी को जिस पॉइंट पर डिवाइड कर रही है उन दोनों सेगमेंट्स का रेशो होगा। रेशो वो का वैल्यू में भी डिफरेंट, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ये 8 और 6 हो सकता है, ये 8 और 6 के अलावा कुछ हो सकता है, लेकिन 8 और 6 का जो अनुपात बनेगा वही अनुपात इसका और इसका बनेगा, रेशो सेम होगा। समझ रहे? तो ये कह सकते हैं कि बी सी और पी क्यू क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये जो एफ पॉइंट है ये ए बी को एक एक के रेशो में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट है। इधर से जो ई पॉइंट है वो भी ए सी को एक एक के रेशो में डिवाइड कर रहा है। हाँ या ना बोलो यार। एफ अगर मिड पॉइंट है तो ए बी को आधा आधा कर रहा है, एक एक के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ई मिड पॉइंट है तो ए सी को एक एक के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो मैं एफ और ई को मिला दूं तो जो एफ ई है वो बी सी के पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। अगर इस पॉइंट को मैं ये एस बोल दूं एक बार, एस डी यहां पर लंब है तो मैं डीएस को आगे बढ़ाऊंगा
तो यहां पर भी तो कोण 90 डिग्री का बनेगा। दो पैरेलल लाइंस हैं, तो एक पर जो लंब है वो दूसरी पर भी तो लंब होगा। दो पैरेलल लाइंस हैं, तो एक पर परपेंडिकुलर दूसरी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर एच डी जो है, इसको अगर आगे बढ़ाता हूं तो एफ ई के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, होगा ना। ऐसे ही मैं यहां से यहां मिला देता हूं, तो ये जो ई एस है ये भी आगे बढ़ के यहां 90 डिग्री कोण बनाएगा, क्योंकि यहां पर मिड पॉइंट पर लंब है 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो यहां पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे ही मैं इसको यहां से यहां मिला देता हूं, तो जो ए बी है इसके ऊपर ये एस एफ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एफ एस को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं तो यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, एक ट्राइंगल एबीसी था। अब इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं डी ई एफ हो गया ना, इसको एच बोल देता हूं, इसको आई बोल देता हूं, इस पॉइंट को जे बोल देता हूं। तो क्या डी एच एफ ई के ऊपर 90 डिग्री कोण बना रहा है? क्या ई जे एफ डी के ऊपर 90 डिग्री कोण बना रहा है? और क्या एफ आई ई डी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? तो ये जो एच डी है, एफ आई है, ई जे है, ये एस के ऊपर मिल रहे हैं। तो एबीसी ट्राइंगल जो है उसके लिए जो एस है, फोर ट्राइंगल एबीसी, फोर ट्राइंगल एबीसी, इसको एस कह देता हूं। एस इज सरकम सेंटर या परिकेंद्र। ट्राइंगल एबीसी के लिए जो एस है वो परिकेंद्र है, बट फोर ट्राइंगल डीईएफ पॉइंट एस इज ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। लंब केंद्र क्यों? डी एच शीर्ष लंब है, शीर्ष डी से एच पर लंब है। ईजे है, तो डीई एफ के तीन शीर्ष हैं, डीई और एफ, तो डी से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब डी एच है, ई से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब ईजे है, और एफ से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब एफ आई है। किसी भी ट्राइंगल में उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाता है वही उसका शीर्ष लंब होता है। तीनों शीर्ष लंब जहां मिलते हैं वो लंब केंद्र होता है, यानी ऑर्थो सेंटर होता है, तो ये इसका लंब केंद्र हो जाएगा। सेम पॉइंट एस है, वो एबीसी के लिए काम करेगा किसका? परिकेंद्र का। और वही पॉइंट जो एस है वो डीईएफ है, उसके लिए काम करेगा किसका? लंब केंद्र का। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, सुनना। आगे मैं ऐसे बताऊंगा आपको कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है, तो ऐसे एक नया ट्राइंगल बनता है। और ये जो नया ट्राइंगल है वो मूल ट्राइंगल का 1/4 होता है। इस भुजा के पैरेलल और आधी होती है ये, इस भुजा के पैरेलल और आधी होती है ये,
और इस भुजा के पैरेलल और आधी होती है ये। इसको मैं ABC कह रहा हूं, तो ये BC है, तो ये BC बट्टे 2 होगा। ये AC है, तो ये AC बट्टे 2 होगा। और ये AB है, तो ये AB बट्टे क्या होगा, 2 होगा। आदि क्यों होती है वो सिमिलरिटी से समझ में आ जाएगा, ऐसे होती है। ठीक, अगर किसी ट्राइंगल की आप भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देते हो, तो जो इसको मैं D कह दूं, इसको मैं E कह दूं और इसको मैं F कह दूं, तो जो DEF ट्राइंगल बना है, इसकी जो साइड्स होती हैं वो ट्राइंगल ABC की सामने वाली साइड्स का आधा होती है, सामने वाली साइड्स का आधा होती है। ये जो FE है वो तो BC का आधा है, ED है वो इसके सामने वाली साइड AC है उसका आधा है, और जो DE है वो उसके सामने वाली साइड AB है उसका क्या है, आधा। बोलो हाँ, मिड पॉइंट्स को मिलाया है इसलिए। और ये BC के पैरेलल है FE, AC के पैरेलल है FD और AB के पैरेलल है ED। क्लियर है? अब मैं इसको रिवर्स वे में सोचवाता हूं आपको। ये ट्राइंगल मेरे पास में ABC है, BC के पैरेलल लाइन ये है, AC के पैरेलल लाइन ये बना दी, और AB के पैरेलल लाइन ये बना दी, और ये आपस में एक दूसरे को बाहर जाके मिल जाती, त्रिभुज बना देती। इसको मैं P कह देता हूं, इसको मैं Q कह देता हूं, इसको मैं R कह देता हूं। तो ये जो PQ है ये BC का डबल होगी और A इसका मिड पॉइंट होगा। ये जो QR है वो AB का डबल होगी और C इसका मिड पॉइंट होगा। और ये जो AB है वो QR है वो AB का डबल होगा और C इसका मिड पॉइंट होगा। और ये जो PR है वो AC का डबल होगा और B इसका मिड पॉइंट होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखिए आप, अगर ये इसके मिड पॉइंट है और ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसकी भुजाएं बाहर वाले ट्राइंगल की क्या है, आधी है, आधी है। तो अगर मैं यहां से लंब डालूं, यहां से एक लंब सामने वाली भुजा पे जाए, मान लो कहीं भी जा रहा हो वो, लेकिन यहां से लंब जा रहा है, इसको क्रॉस करते हुए, इसको क्रॉस करते हुए और इसको क्रॉस करते हुए, जो सामने वाली भुजा पे लंब हो जाए, 90 डिग्री का एंगल बन जाए, 90 डिग्री का एंगल हो जाए और ये 90 डिग्री का एंगल हो जाए। यहां से मैंने सामने वाली भुजा पे लंब डाला, यहां से मैंने सामने वाली भुजा पे लंब डाला, यहां से मैंने सामने वाली भुजा पे, इसको आगे बढ़ा दूंगा तो ये यहां पर लंब हो जाएगा, ये लंब डाला। तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो क्या ये तीनों इस पॉइंट पर मिलेंगे, तीनों इस पॉइंट पर मिलेंगे। यहां पर भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा, यहां पर भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा, और यहां पर भी एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक, किसी ट्राइंगल में तीनों भुजाओं के शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिल जाते हैं, तीनों भुजाओं के शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिल जाते हैं वह उसके मिड पॉइंट के ऊपर ही लंब हो सकता है, बाकी लंब नहीं हो सकता। अगर तीनों भुजाओं के शीर्ष लंब जहां मिल जाते हैं तो वो उसके मिड पॉइंट पर ही लंब होगा, बाकी और परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। जैसे मैंने यहां कोई ट्राइंगल लिया, ABC ट्राइंगल लिया, और यहां से अगर मैं इसके ऊपर लंब डाल रहा हूं सामने वाली भुजा पे, और यहां से लंब डाल रहा हूं सामने वाली भुजा पे, और यहां से लंब डाल रहा हूं सामने वाली भुजा पे, ठीक है।
तो यहां से अगर मैं ये बना दूं, ये बना दूं और ये बना दूं, ये ट्राइंगल बना दिया, तो इसके ऊपर अगर 90 डिग्री का सॉरी लंब है इसके ऊपर, तो ये मिड पॉइंट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मिड पॉइंट मैंने ये ले लिया है और इसको मैं यहां से यहां आगे बढ़ा रहा हूं, ये इसके ऊपर लंब है, ये इसके ऊपर लंब है और ये इसके ऊपर लंब है, इसलिए एबीसी का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, एबीसी का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ये लंब के अंदर हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो सॉरी पी क्यू आर का, पी क्यू आर के लिए ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इसके क्या होगा, ये जो लंब है ये इसकी साइड के तीनों अगर शीर्ष लंब मिल रहे हैं तो वो उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु के लंब हो सकते हैं, तभी आपस में मिलेंगे, अदरवाइज मैच नहीं करेंगे। ये कोई ट्राइंगल है, इस भुजा पर लंब है, इस भुजा पर लंब है, इस भुजा पर लंब है, मिल तो सकते हैं यार, कैसे भी मिल तो सकते हैं। इस कंसेप्ट को तो नहीं यूज करें, इसको तो ना यूज करें, ये तो अप्लाई नहीं होगा। हम्म, इसको नहीं यूज कर सकते। इसको नहीं यूज कर सकते। देखो ट्राइंगल एबीसी है, यहां पर मैं एक काम करूंगा, एक इसका लेना है ऑर्थो सेंटर, एक लेना है इसका सेंट्रोइड, और एक हो जाएगा इसका सरकम सेंटर, एक हो जाएगा इसका सरकम सेंटर। सेंट्रोइड यानी ग्रेविटी सेंटर जी होता है, ऑर्थो सेंटर यानी लंब के अंदर है वो ओ होता है, और सरकम सेंटर यानी परी के अंदर इसको हम एस के रूप में व्यक्त करते हैं। ये ट्राइंगल एबीसी है। सबसे पहले हम सेंट्रोइड देखते हैं क्या होता है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, यहां से यहां मिलाया पॉइंट ई है, यहां से यहां मिलाया पॉइंट एफ है, यहां से यहां मिलाया पॉइंट जी है। समबाहु त्रिभुज जैसा लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज न होना चाहिए, नहीं तो ये तीनों और लेप कर जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं साइड्स को, ए है, बी है, सी है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो ये इसका ग्रेविटी सेंटर आ गया, जी आ गया, ये इसका ग्रेविटी सेंटर जी हो गया। सरकम सेंटर क्या होता है, जहां एंगल बाई सेक्टर मिलते हैं, सॉरी साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मिलते हैं, भुजा लंब समद्विभाजक मिलते हैं, ये साइड का साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हो जाएगा, भुजा के मध्य बिंदु पर लंब, एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इस भुजा के मध्य बिंदु पर लंब 90 डिग्री का एंगल है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, तो तीसरा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहीं आएगा, भुजा के मध्य बिंदु पर लंब।
तीसरा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही आएगा, भुजा के मध्य बिंदु पर लंब, ये कोण 90 डिग्री, और ये एस हो गया, इसको कहेंगे हम एस, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां मिलते हैं। ये हो गया आपका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तीसरा होता है ऑर्थोसेंटर या शीर्षलंब। शीर्षलंब है, देखिए कैसे बनेंगे। यहां से एक लंब डाला, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां से एक लंब डाला, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहां से एक लंब डालेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये पॉइंट हो जाएगा ओ, ये पॉइंट हो जाएगा ओ। ठीक, अब इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, टी यू वी कह दीजिए, ऐसे कह सकते हैं। अब मैं यहां से जो दो लाइन हैं और उनसे जो डायग्राम्स बन रहे हैं, इनको उठाता हूं। और मैं इसको साइड में लेता हूं थोड़ा सा। मैं यहां से ये डायग्राम उठा रहा हूं, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट टी है, यहां पर पॉइंट ए है, ये डी है, यहां पर पॉइंट एस आया है, यहां पर बीच में पॉइंट जी आया है, यहां पर कहीं पर पॉइंट ओ आया है। मैं ओ एस को मिला देता हूं एक बार, मैं ओ एस को मिला देता हूं, रुको तो सही। मैं ए और डी को भी मिला देता हूं, जैसे ए डी ये मिल रहा है। ठीक है, ऐसे मैंने इनको मिलाया, तो डी यहां मिल रहा है। तो ये जो एडी है, इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा, और ये जो ओ एस है, इसको अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से यहां मिलाया जाएगा। तो यहां पर ओ एस को यहां से यहां मिलाऊंगा, और यहां पर ये कोई पॉइंट होगा। ये कोण यहां 90 डिग्री है क्योंकि शीर्ष लंब है, ए से बी सी पर डाला गया लंब है, और ये यहां साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होने से ये जो एस डी है ये लंब है, परिकेंद्र होता है, भुजा के मध्य बिंदु पर लंब होता है। तो ये यहां पर लंब हो जाएगा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एटी और एच डी है, ये दोनों इस, इधर मैं आगे बी ले लेता हूं और इधर आगे सी ले लेता हूं, इस बी सी के ऊपर लंब है दोनों, बी सी के ऊपर लंब है दोनों। समझ रहे हैं आप? अगर कोई भी कभी भी ऐसे दो परपेंडिकुलर, एक लाइन पर दो परपेंडिकुलर होते हैं तो वो परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हो जाते हैं। अगर कभी भी एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर होते हैं, ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एटी जो है ये पैरेलल हो जाएगा एस डी के, एटी है वो एस डी के पैरेलल हो जाएगा, एटी और एस डी आपस में पैरेलल हो जाए। और जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस हो और उनके बीच में ऐसे क्रॉस बन रहा, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अभी कभी भी क्रॉस बने, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं।
क्यों होते हैं? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण होने से बराबर होते हैं, तो ये ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर बनते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ये आपस में सिमिलर होंगे। ये आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सही बात है। ओके, यहां से अगर मैं मिलाऊं आगे किसको, ओ को एस से मिला दूं, मान लो एस से, मैं ओ को एस से मिला दूं, तो ओ को एस से मिलाते हैं, और तो ये जो केंद्रक जी है, ये लाइन इस जी से ही होके गुजरेगी। ये जो पॉइंट है जो इनका केंद्रक था, वो इसी लाइन के ऊपर स्थित होता है, या इसी लाइन के ऊपर होगा, जहां पर ये आपके, जहां से बीई गुजर, ये ओ लंब केंद्र है, ये एस परी केंद्र है, तो इनको मिलाने वाली जो सरल रेखा है वो इसके केंद्रक से होते हुए आ जाएगी, जिसको हम ग्रेविटी सेंटर या केंद्रक बोलते हैं। तो ये केंद्रक से होते हुए आएगी, तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये इसका जी होगा, केंद्रक होगा। क्यों होगा उसका कारण बताता हूं। क्यों होगा? एडी इसकी माध्यिका है। एडी क्या है इसकी? माध्यिका। तो एडी अगर माध्यिका है तो जो भी केंद्रक होगा वो होगा माध्यिका के ऊपर ही होगा, कहीं भी हो सकता है लेकिन होगा माध्यिका के ऊपर। तो एडी के ऊपर होगा, जी कहीं भी हो। ये क्लियर हो गया। अगर एडी के ऊपर होगा तो यहां से अगर मैं ये कहूं कि एडी सरल रेखा पर होगा, अब ये पॉइंट जो है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं, ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल्स है, ये आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ओ अगर इसका केंद्रक है जी, एडी के ऊपर इसका केंद्रक जी है, तो क्या माध्यिका को जो उसका केंद्रक होता है वो 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा? एजी की लंबाई और जीडी की लंबाई है, इसका रेशो 2:1 होगा। मैं ऐसे कह सकता हूं एजी अनुपात जीडी बराबर 2:1 हो जाएगा। एजी और जीडी का जो रेशो है वो क्या 2:1 आ जाएगा? एजी और जीडी का रेशो 2:1 हो जाएगा। अगर ये 2:1 होगा तो इस एंगल को अगर मान लो थीटा माना जाए तो ये एंगल थीटा होगा, इसको अल्फा माना जाए तो ये एंगल अल्फा होगा, और ये अगर बीटा है तो ये एंगल बीटा होगा। तो यहां से ये कह सकते हैं कि इसमें अल्फा के सामने की साइड एजी और इसमें अल्फा के सामने की साइड जीडी, इसका रेशो 2:1 का रेशो है। तो ये कहा जा सकता है कि इसमें थीटा के सामने की साइड ओजी, थीटा के सामने की साइड ओजी, और इसमें थीटा के सामने की साइड क्या है? जीएस। इनका अनुपात 2:1 होगा। इनका जो रेशो है, इनका जो अनुपात है वो 2:1 होगा। ये रेशो 2:1 होगा। कभी भी कोई भी ट्राइंगल बन रहा हो, उसके जो 3 केंद्र होते हैं, एक तो होता है लंब केंद्र, एक होता है परिकेंद्र, और एक होता है केंद्रक। ये हमेशा एक सीधी रेखा में होते हैं, कैसा भी ट्राइंगल ले लेना, हमेशा एक सीधी रेखा में आते हैं।
लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक, ये हमेशा एक सीधी रेखा में आएंगे। मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं। एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है। ए इसकी माध्यिका एडी है, ए इसकी माध्यिका बीई है, ए इसकी माध्यिका सीएफ है और ये जी है। माध्यिकाएं हैं, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इनको मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा वो मूल ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। ठीक, तो ये जी हो गया। यहां पर एक लंब डाला, यहां पर एक लंब डाला और यहां पर एक लंब डाला। ये तीनों यहां कहीं मिल रहे होंगे, जी से थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है। इस पॉइंट को एस कह देंगे। ये जी और एस को मिलाने वाली लाइन हो जाएगी। ये जी और एस को मिलाने वाली लाइन हो जाएगी। ठीक, अगर मैं इसको ये मिला देता हूं तो ये जो येलो वाला ट्राइंगल बना है, ये जो येलो वाला ट्राइंगल बना है, ये एबीसी के सामने वाली भुजाओं की आधी आधी हो जाएंगी इसकी भुजाएं। यहां से एक लंब डाला, ये कोण 90 डिग्री का बना। ये इसका सिस लंब हो गया। इस पे यहां लंब डाला, ये कोण 90 डिग्री बना। ये तीसरा लंब डाला, ये कोण 90 डिग्री हो गया। तो ये जो पॉइंट आएगा ऑर्थो सेंटर वाला ओ, तो यहां पर जी और एस जिस लाइन में होंगे ओ भी उसी लाइन में होगा। या ओ और एस को मिलाने वाली लाइन है, ओ और एस को मिलाने वाली लाइन है, वो लाइन जी से होते हुए आएगी हमेशा। ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर। एस क्या है, सरकम सेंटर। इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है ये हमेशा इसके केंद्रक जी से होते हुए आती है। जी को यही कहा माना था, यहां क्या जी को यही माना क्या, जी को यही माना था। तो इनको मिलाने वाली लाइन जो जी है, जी से होते आएगी। ओ और एस को मिलाने वाली लाइन हमेशा इसके केंद्रक जी से होते हुए गुजरती है। तो त्रिभुज के जो तीन केंद्र होते हैं वो हमेशा एक ही लाइन पर स्थित होते हैं, ओ, जी और एस। ओ और जी के बीच का जो रेशो बनता है, ओ और जी की जो लंबाई बनती है उसकी तुलना में जी और एस की लंबाई आधी होती है। ओजी की जो लंबाई है उसकी तुलना में जीएस की लंबाई हमेशा क्या होती है, आधी होती है। ये ध्यान रखना है। बोल सर हमेशा होता है क्या ऐसा, ये भी जरूरी नहीं है। ये विसंबाहु त्रिभुज में होता है। संबाहु त्रिभुज में तो सारे पॉइंट एक ही जगह होते हैं, कोई लंबाई नहीं होती उनकी आपस में। आप कह दो सर ये यूनिवर्सल रूल है क्या, नहीं, ये विसंबाहु त्रिभुज के लिए है। अगर मैं आगे चल के कोई संबाहु त्रिभुज आपको ऐसे दिखाऊंगा जिसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल सारी भुजाएं बराबर हो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, सारे पॉइंट्स एक जगह होंगे। बोल सर अभी 2-1 के रेशो में डिवाइड करो, तो यहाँ तो सारे के सारे एक ही कोसेंट्रिक हो गए हैं। तो यहाँ आप ओवरलैप कर गए हैं, तो यहाँ ये रूल्स काम नहीं करेगा। लेकिन अगर विसंबाहु त्रिभुज है और इनके ये पॉइंट्स अलग अलग बन रहे हों, केंद्र अलग जगह, और विसंबाहु त्रिभुज होगा डेफिनेटली अलग अलग बनेंगे, तब अगर ये कहा जाए तो ये तीनों एक सरल रेखा में होते हैं। ओजी और जीएस का अनुपात है ये हमेशा 2 और 1 के रेशो में होता है। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब ज्योमेट्री में आज के लिए इतना ठीक है। कल इसको मैं और आगे पढ़ाऊंगा।